नमस्कार। सिद्धि हिंदी विद्यालय और सिद्धि इंग्लिश स्कूल के यूट्यूब के चैनल में मैं हर्षद जानी पुनः एक बार आप सभी अभिभावकों का, विद्यार्थी मित्रों का हार्दिक अभिवादन करता हूँ। कक्षा 12वीं अर्थशास्त्र विषय लेकर मैं प्रस्तुत हुआ हूँ आपके सामने। विषय की शुरुआत करें उससे पहले एक सुंदर से सुविचार के साथ हम लेसन की शुरुआत करते हैं। दिखाई कम दिया करते हैं बुनियाद के पत्थर, दिखाई कम दिया करते हैं बुनियाद के पत्थर, जमीन में जो दब गए इमारत उन्हीं पे कायम है। मतलब हमें कितना भी आगे बढ़ जाए तो भी इमारत की जो नींव होती है वो नींव को कभी भूलना नहीं चाहिए। इसी सुंदर से सुविचार के साथ आइए मिलकर हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। इसी के साथ लेसन नंबर 4 जो चल रहा है, जिसका नाम आप लोगों को विदित है कि बैंकिंग और मौद्रिक नीति नाम का लेसन हम लोगों का चल रहा है। उस लेसन के संदर्भ में हमने अब तक जो सीखा है आगे के वीडियो में, ये हर बार मैं रिवीजन इसलिए करता हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि हमने इन मुद्दों को पूरा कर लिया, ताकि आपको लेसन के संदर्भ में हर बार उसकी जानकारी भी प्राप्त होती रहे। अब तक हमने जो सीखा है उसकी अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला जो टॉपिक था हमने पढ़ा बैंक का उद्भव और विकास, 3 अंकों का सवाल था जिसके बारे में जानकारी हमने आगे के वीडियो के अंतर्गत ली। उसी क्रम में बैंक की परिभाषा और उसका अर्थ, अलग अलग विद्वानों की परिभाषा भी हमने देखी। उसी क्रम में हमें बैंकों का वर्गीकरण भी देखा कि व्यापारिक और मध्यस्थ बैंक का वर्गीकरण हम लोगों ने देखा था। उसी क्रम में व्यापारिक बैंकों पर टिप्पणी भी हम लोगों ने देखी थी। उसी क्रम के अंतर्गत की बात करूँ तो व्यापारिक बैंकों के मुख्य कार्य, 2 प्रकार के कार्य आप लोगों को मालूम है। मुख्य 5 कार्य है और गौण 2 कार्य, उनके बारे में भी जानकारी हमने ली थी। खाते के प्रकार, बचत खाता, चालू खाता, सावधि जमा खाता, रिकरिंग खाता वगैरह के प्रकारों की जानकारी भी हमने इसी के अंतर्गत प्राप्त की थी। उसी क्रम में हम लोगों ने शाख सर्जन की प्रक्रिया का मुद्दा भी उदाहरण और तालिके के साथ देखने का प्रयत्न किया था। व्यापारिक बैंकों के जो अलग अलग गौण कार्य है, उन दोनों गौण कार्यों के बारे में भी जानकारी हमने प्राप्त की थी। और अंत में जो हम लोगों ने पढ़ा था वो भारत में व्यापारिक बैंकों का अस्तित्व किस प्रकार का है, और उसके अंतर्गत एक चार्ट हमने देखा था शेड्यूल बैंक का। और शेड्यूल बैंक या तो सूचित बैंक के अंतर्गत की जो चार्ट है उसकी अलग अलग परिभाषा भी मैंने आपको अपने मन से बताई थी और उदाहरण के साथ आपको समझाने का प्रयत्न अब तक किया था। अब हम जो देखने जा रहे हैं वो बैंक का दूसरा प्रकार है मध्यस्थ बैंक। एक हमने व्यापारिक बैंकों का संपूर्ण जो पता है या जानकारी वो प्राप्त कर ली। अब मध्यस्थ बैंक, एक बात आप लोगों को मैंने इससे पहले भी आगे बताई थी कि दुनिया का कोई भी देश ऐसा नहीं है जहाँ पर मध्यस्थ बैंक लगभग काम न करती। कोई अपवाद रूप ऐसा देश हो तो पता नहीं है, बाकी विश्व के सभी देशों में मध्यस्थ बैंक होती है। हालांकि अलग अलग देशों के अंतर्गत मध्यस्थ बैंक का नाम अलग अलग होता है। दुनिया के प्रत्येक देश में एक मध्यस्थ बैंक होती है, एक मुद्दा। दूसरा मुद्दे की अगर मैं बात करूं तो मध्यस्थ बैंक देश में आई हुई सभी बैंकों का और उनके कार्यों का संचालन करती है और उसके ऊपर नियंत्रण करती है। क्या होता है सर इसका अर्थ? तो कि मध्यस्थ बैंक एक ऐसी बैंक है जो देश के अंतर्गत जितनी भी बैंक है, चाहे वो शेड्यूल बैंक हो, चाहे वो सरकारी हो, सहकारी हो, कोई भी बैंक हो,
उनके अंतर्गत के कार्यों का संचालन भी करती है और उसके ऊपर नियंत्रण और उसके नीति नियम भी बनाने का काम मध्यस्थ बैंक करती है। देश के सभी ग्राहकों के हित की देखभाल, अर्थात कोई बैंक किसी भी ग्राहक को कोई प्रकार का चीट न करे, उसका अहित न करे, उनकी देखभाल का कार्य और उसकी जवाबदारी भी मध्यस्थ बैंक की ही होती है। सभी देशों की मध्यस्थ बैंक का नाम अलग अलग होता है। भारत में जैसे मैं आप लोगों को बात करूं तो आप लोगों को मालूम है कि भारत की मध्यस्थ बैंक का नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऐसे अलग अलग देशों के अंतर्गत बैंकों का नाम अलग अलग होता है। कैसे सर? तो मैं बात करूं जैसे कि भारत की जो मध्यस्थ बैंक है उसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अन्य देशों की बैंक, हालांकि एक MCQ उत्तर है कि भारत की मध्यस्थ बैंक का नाम बताइए, तो RBI लिखो या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखो तो भी चलेगा। इंग्लैंड में जो मध्यस्थ बैंक का काम करती है उसका नाम है बैंक ऑफ इंग्लैंड, और अमेरिका में जो मध्यस्थ बैंक का काम करती है उसका नाम है फेडरल रिजर्व सिस्टम। हालांकि अन्य देशों के भी उदाहरण आप वहाँ पर आप लिख सकते हो। अब हम मध्यस्थ बैंक का अर्थ और उसकी परिभाषा का परिचय प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे कि मध्यस्थ बैंक कहते किसको, उसकी परिभाषा क्या है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो उसकी मैं बात करूँ एक मध्यस्थ बैंक की सुंदर सी परिभाषा, अगर आप लोगों के पास नोट और पेन पेंसिल हो तो एक बार नोट कर लीजिएगा, परिभाषा आप लोगों को मजा आएगी। ऐसी संस्था कि जो देश मतलब देश की प्रजा, ऐसी संस्था जो देश के सामान्य हित के लिए अर्थतंत्र में मुद्रा के भंडार का विस्तरण करे, संकुचन की जिम्मेदारी सौंपी गई हो। मतलब इन शॉर्ट मतलब ये हुआ कि एक ऐसी संस्था जो देश के अंतर्गत सामान्य हित के लिए मुद्रा के भंडार को बढ़ावे और जब कम हो जाए तो उसकी भी व्यवस्था करे, उसकी जवाबदारी जिसको भी सौंपी गई है, ऐसी संस्था को मध्यस्थ बैंक कहा जाता है। ये परिभाषा आपकी किताब में भी दी है और ये सुंदर सी परिभाषा देने का काम किया है RP कैंट। एक दूसरी भी इंग्लिश में परिभाषा है। इंग्लिश में ज़्यादातर मुझे जहाँ तक ध्यान है बोर्ड के अंतर्गत आप लोगों को इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो तो अलग वस्तु है, हिंदी मीडियम के बच्चों को मनपसंद परिभाषा पूछी जाती है। जरूरी नहीं कि आप अंग्रेजी में वो परिभाषा याद करो, आप कोई भी परिभाषा को याद कर सकते हैं। अर्थात इसका अर्थ क्या होता है सर? तो देश की सर्वोच्च बैंक जिसका मुख्य कार्य मुद्रा बाजार और बैंकिंग क्षेत्र की मदद करना, एक दूसरा उसके ऊपर नियंत्रण करना, 3 उसको प्रोत्साहन देना, और 4 देश के हित आर्थिक हित के लिए मौद्रिक स्थिरता बनाए रखना। अर्थात मध्यस्थ बैंक के अंतर्गत 4 कार्य मुख्य माने जाते हैं। एक, बैंकिंग क्षेत्र की मदद करना। व्हाट मीन बाय बैंकिंग क्षेत्र की मदद? तो कि देश में जितनी भी बैंक आई है, चाहे वो सरकारी हो, निजी हो, प्राइवेट हो या तो व्हाटएवर, उन बैंकों की जरूरत पड़ने पर मदद करना, उनके ऊपर नियंत्रण बनाए रखना, मतलब कोई भी बैंक अपनी मनमानी न करे। तीसरा, समय समय पर उसको प्रोत्साहन देना, मतलब अगर मानो कि कोई बैंक प्रॉफिट नहीं कर रही है तो उनको प्रॉफिट किस प्रकार करे, ऐसा प्रोत्साहन देने की जवाबदारी भी है। और चौथा, उनके आर्थिक हित के लिए मौद्रिक स्थिरता बनाए रखना। देश के अंतर्गत न तेजी बढ़े न मंदी बने, मध्यम स्तर की स्थिति देश में बनी रहे, इस प्रकार की जवाबदारी भी मध्यस्थ बैंक की रहती है। अर्थात मध्यस्थ बैंक देश के आर्थिक विकास और वृद्धि को प्रभावित करने वाले मौद्रिक व्यवहार के ऊपर नियंत्रण कर मूल्य की देखरेख की जिम्मेदारी भी संभालती है। मतलब देश के अंतर्गत मौद्रिक व्यवहार जो भी है, पैसों को छापना हो, नई मुद्रा का निर्गमन करना हो या तो व्हाटएवर, देश में कोई भी प्रकार का मौद्रिक व्यवहार हो तो उसके ऊपर नियंत्रण करना, मूल्य की देखरेख करना, मतलब पैसों की देखरेख करना, उनकी जवाबदारी मध्यस्थ बैंक के द्वारा संभाली जाती है। साथ ही देश में मौद्रिक नीतियों का अर्थ होता है नीति नियम। देश में कौन सी बैंक कितना ब्याज लेगी, FD का कितना ब्याज होगा, अगर मानो कि सावधि जमा खाता है या तो रिकरिंग खाता है तो उसके ऊपर ब्याज किस प्रकार से तय करना है, इस सारी आर्थिक नीतियों का निर्माण भी मध्यस्थ बैंक के द्वारा किया जाता है। और आर्थिक स्थिति लाना, मतलब आर्थिक स्थिति को देश में बनाए रखने के जैसे महत्वपूर्ण कार्य मध्यस्थ बैंक के द्वारा किए जाते हैं। अगर संक्षिप्त में कहे तो मध्यस्थ बैंक सरकार को भी मौद्रिक सलाह या सुझाव देने का काम करती है। मध्यस्थ बैंक के साथ देश का वित्त मंत्री जो होता है वो सीधा जुड़ा हुआ होता है। आपकी जानकारी हेतु वर्तमान के अंतर्गत बता दूं कि वर्तमान भारत के अंतर्गत जो वित्त मंत्री है वो निर्मला सीतारमण है, जिसने आप लोगों को मालूम है कि आर्थिक स्वनिर्भरता का जब नियम घोषित किया तो उसने भी तो मध्यस्थ बैंक के गवर्नर से सलाह सुझाव वगैरह किया होगा।
और सलाह देने का काम, सुझाव देने का काम भी देश में मध्यस्थ बैंक सरकार को करती है। उसी क्रम में भारतीय मध्यस्थ बैंक की बात करूं तो भारत में उसको हिंदी में भारतीय रिजर्व बैंक, भारत के मध्यस्थ बैंक को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। मतलब भारत में जो मध्यस्थ बैंक है उसको कोई भारतीय रिजर्व बैंक कहते हैं और अंग्रेजी में लोग उसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। उसी क्रम में आगे का मुद्दा, 1934 की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की धारा के अनुसार आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई। ये आप लोगों के लिए आईएमपी सवाल है, महत्वपूर्ण मुद्दा है। कदाचित आप लोगों को पूछा जाए कि भारत में मध्यस्थ बैंक की स्थापना कब हुई, तो आपका ये जवाब रहेगा 1 अप्रैल 1935। नियम कब बने थे उसके ध्यान दीजिएगा, दोनों एमसीक्यू अलग अलग नियम बने 1934 में और उसकी स्थापना हुई 1 अप्रैल 1935 में। जब भारत में मध्यस्थ बैंक की स्थापना हुई तब एक निजी तौर पर चालू हुई थी, मतलब प्राइवेट बैंक के तौर पर इसकी स्थापना हुई थी और 5 करोड़ की पूंजी से इस बैंक की स्थापना हुई थी, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। अर्थात कदाचित एमसीक्यू पूछे कि भाई मध्यस्थ बैंक की स्थापना जब हुई तब उसके पास पूंजी की कुल आवश्यकता कितनी थी, तो आपका उत्तर रहेगा 5 करोड़। उसी क्रम में अगर मैं बात करूं, स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण हो गया। मतलब स्थापना हुई तब निजी बैंक थी और उसके बाद गवर्नमेंट ने उसको अपने हाथ में ले लिया। कब, तो कि 1 जनवरी 1949। और ये दोनों मुद्दे आप लोग 11वीं के अर्थशास्त्र के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। 1 अप्रैल 1935 को मध्यस्थ बैंक की स्थापना हुई और 1 जनवरी 1949 के दिन मध्यस्थ बैंक या तो आरबीआई या तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण भारत में हुआ। राष्ट्रीयकरण का मतलब होता है जो बैंक निजी थी उस निजी बैंक को सरकार ने अपने हाथ में ले लिया। साथ ही राष्ट्रीयकरण का अर्थ बता दूं, भारत सरकार के अधिनियम के तहत भारत सरकार जब चाहे तब किसी भी राष्ट्रीय संस्थान को अपने हाथ में ले सकती है, ये कानून बनाया हुआ है। आरबीआई आज भी भारत की सर्वोच्च बैंक, आरबीआई का अर्थ आप लोगों को ऊपर दिया हुआ है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आज भी भारत की वो सर्वोच्च बैंक कही जाती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कार्य, अब उसके ऐसे तो कई सारे कार्य है, पर जैसे आप लोगों ने देखा था व्यापारिक बैंकों के 2 कार्य है, ठीक उसी प्रकार से रिजर्व बैंक के भी 2 कार्य है, एक मुख्य कार्य और दूसरे गौण कार्य। देख लेते हैं उसके अंतर्गत। तो रिजर्व बैंक इंडिया बोले तो आरबीआई के भी 2 अलग अलग प्रकार के कार्य है। एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मौद्रिक कार्य अथवा उसको जवाबदारी, मौद्रिक कार्यों की जानकारी हम आगे जब डिटेल में जाएंगे तब उसके बारे में कौन कौन से कार्य उसमें आते हैं उनकी जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे। और दूसरा जो कार्य है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गैर मुद्राकीय कार्य। ये मौद्रिक मतलब जो देश की आर्थिक स्थितियां है, देश के अंतर्गत जो अलग अलग मुद्रा से रिलेटेड जो अलग अलग प्रकार के कार्य होते हैं उन कार्यों की जानकारी आप लोगों को इसके अंतर्गत हम डिटेल में इन मुद्दों को देखेंगे। हालांकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मौद्रिक कार्यों में 5 कार्य अलग अलग आते हैं, उनकी जानकारी हम अगले वीडियो के अंतर्गत देखेंगे। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गैर मुद्राकीय कार्य उसमें भी 3 कार्य अगर आप लोग किताब के अंतर्गत हो तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कार्य आपकी किताब के अंतर्गत मुख्य कार्य जिसको जवाबदारी के तौर पर देखा जाता है, जिसको मैं तो मौद्रिक बोलो या तो मुख्य, उसके अंतर्गत ये आता है ए, और गौण कार्य बोलो या तो गैर मुद्राकीय कार्य बोलो तो ये दूसरा, उसके अंतर्गत 3। ऐसे देखा जाए तो टोटल अलग अलग कार्य 8 हो गए। और मुख्य रूप से अगर एमसीक्यू के तौर पर आप जवाब लिखते हो तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुख्य 2 कार्य है, एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मौद्रिक कार्य और दूसरा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गैर मुद्राकीय कार्य। इस प्रकार इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी अभिभावकों का, विद्यार्थी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ इस वीडियो को अगर अंत तक देखा है, आपको पसंद आता है तो लाइक करो, इसको सब्सक्राइब करो और अधिक से अधिक आप लोगों के जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उसमें इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। अगर आप लोगों को इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रकार की तकलीफ है, कोई क्वायरी है, कोई प्रश्न है, कोई मुद्दों से रिलेटेड या तो कोई जानकारी लेनी है परिभाषा को लेकर या तो मैंने समझा उसको लेकर आपको कोई भी प्रकार की क्वायरी या तो कोई दुविधा होती है तो मैं हर्षद जानी, मेरा संपर्क नंबर है 9825581539। आप
इस नंबर पर फ़ोन करके आप लोगों की दुविधा या तो आपकी क्वायरी को आप हल कर सकते हो। आप लोगों ने वीडियो को देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सिद्धि हिंदी विद्यालय, नमस्कार, थैंक यू।